ऑल राइट देन। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन विजिबल है? जल्दी बता दो। रेडी? Yes, sir. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, सो विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव अ नाइस डे। ओके, so my dear, we were talking about reaction mechanism, remember? So let's finish the job. Substitution, I mean finalize करने का इरादा है, तो ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म पोर्शन चल रहा था, रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट? और रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने काफी पोर्शंस आपको बताए थे, ठीक है, जिसमें पहला पोर्शन था दैट इज ए कैटेगरी सब्स्टिट्यूशन। पहले तो खैर एसिड बेस था, वो मैंने आपको बताया होगा, मुझे भी याद है कि मैंने बताया था एसिड बेस रिएक्शन, राइट? एसिड बेस रिएक्शन, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हो, उसको वहां पे बोलते हो ज़ेरेबिटनॉफ। नेक्स्ट रिएक्शन था दैट इज सब्स्टिट्यूशन, ऑलराइट, सब्स्टिट्यूशन, ये मेन पॉइंट है। ओके, सब्स्टिट्यूशन, तो ये स्टार्ट करना है अभी। सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्लासिफिकेशन दिया था आपको कि सब्स्टिट्यूशन में आई मीन क्या क्या स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SN1, अब ये सब आई मीन पहले से पढ़ते आ रहे हो, SN1, SN2, SNI वगैरह वगैरह। सो अभी मेन मुद्दा क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1, SN2, SNI, ऑलराइट, और SN1 वर्सेस SN1 प्राइम, लॉट्स ऑफ कैटेगरीज, राइट? प्राइम वर्सेस SN2 प्राइम, ये हुआ SN2 prime. Okay, it is somewhat related to allyl system, right? 2 prime, SN2 prime, जैसे आप लेते हो गिलमन रिएजेंट तो SN2 prime देता है, राइट? ग्रिग्नार्ड SN2 देता है, तो ये हम रिएजेंट के रिगार्डिंग भी आई मीन कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यस प्लीज, NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, मैंने बताया था कि एक मेजर पोर्शन है। SN1 NGP एंड SN2 NGP, SN1 NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, यहाँ से काफी प्रॉब्लम सब तक आई है। नेक्स्ट SN2 NGP, आफ्टर दैट इज सॉल्वोलिसिस, एक आप यहाँ से एक और पढ़ सकते हो SN1 सॉल्वोलिसिस, चलो मैं इसको कंपटीशन में ही कर देता हूँ, वर्सेस SN1 सॉल्वोलाइसिस, राइट? SN1 सॉल्वोलाइसिस और इवन सॉल्वोलाइसिस, ये सब पोर्शन था, फाइन, ये सारा पोर्शन था। यस प्लीज, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज एलिफेटिक सिस्टम, ऑलराइट, ये एलिफेटिक का सब्स्टिट्यूशन, एलिफेटिक सिस्टम, इज दैट ओके? बहुत सिंपल सी बात है, तो ये सब आपने स्टडी किया होगा, आई होप सो, सबको पता है यार, कब से पढ़ते आ रहे हो इसको, राइट? बट अब मेन मुद्दा क्या है? अब मुद्दा है कि आई मीन फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, कॉमन सबस्ट्रेट क्या है, बॉर्डर लाइन कंडीशन क्या है, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ रिएक्शन विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे बताते हो। फिर इसमें एक और पोर्शन आ गया था दैट इज एरोमेटिक सिस्टम, तो एरोमेटिक में भी आपने आई मीन स्टडी किया था SEAR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आफ्टर दैट SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड नेक्स्ट वन इज द बेंजाइन, बेंजाइन मैकेनिज्म, तो ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको ड्यूरिंग द बेंजाइन इंटरमीडिएट, राइट? ठीक है, अब SEAR में भी बहुत इजी पोर्शन है, क्योंकि ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ग्रेजुएशन में पढ़ा था, उससे पहले 11th-12th में पढ़ा था यार, कब से नहीं पढ़ा था। अब हमें यहाँ पे मेन मुद्दा है इंट्रामोलिकुलर प्रोसीजर। जब भी SEAR की प्रॉब्लम आएगी वो इंटरमोलिकुलर को प्रेफरेंस नहीं देता, वो पूछता है इंट्रामोलिकुलर, सो मच मोर फोकस मस्ट बी लेड अपॉन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस rather than इंटर वन, ओके? तो फर्स्ट वन इज द FC, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, आई होप सो याद आ गया होगा, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ऑलराइट?
फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। मोस्ट प्रोबेबली इंट्रामोलिक्यूलर, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि आपको इंटर पे ज्यादा फोकस देना ही नहीं, इंट्रामोलिक्यूलर, राइट, इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज द नाइट्रेशन। अच्छे से जानते हो आप नाइट्रेशन, तो एक हम सिंपल सा एक टेबल बना के फाइनलाइज कर सकते हैं। नाइट्रेशन, आफ्टर दैट सल्फोनेशन, ऑलराइट, दैट इज द oleum electrophile involved, remember, intermediate here is the oleum। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करते हैं। oleum, next one is the hallucination, alright my dear, so these are the reactions। okay, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये सारा का सारा पोर्शन मोस्ट प्रोबेबली हेलो एल्केन्स का है, राइट। किसका पोर्शन है बच्चे ये? हेलो एल्केन्स, राइट। ये हेलो एल्केन्स का पिक्चर है ज्यादातर, मोस्ट प्रोबेबली। So haloalkanes means that is Rx. So it is quite easy portion. So here is the partial positive and partial negative charge due to the appreciable difference in between electronegativities of carbon and halogen. If we talk about carbon and halogen, so halogen में fluoride, and here is, yes please, carbon, chloride, and here is the carbon bromide, and here is the carbon iodide। Am I correct? अब मेन मुद्दा क्या है? यही है, साइज। सो 2p, 3p, 4p एंड 5p, I'm talking about the sizes or orbital size of fluorine, chlorine, bromine, iodine। On the other hand, the size of carbon is 2p। so stronger bond कहाँ पर है, बेटर बॉन्डिंग कहाँ पर हुई? 2p कार्बन और फ्लोराइड में। इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्लोराइड एक पोअर लिविंग ग्रुप है। एम आई करेक्ट? बोलते हो ना डियर आप कि फ्लोराइड सर एक पोअर लिविंग ग्रुप है, आयोडाइड बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, दैट इज द गुड वन। सो व्हाई इट इज सो? ड्यू टू द, यस प्लीज, डिफरेंस इन बिटवीन ऑर्बिटल एनर्जीज ऑफ कार्बन एंड आयोडीन। सो देयर इज अ वीक बॉन्ड, कोई बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं है। तो वीक बॉन्ड होने की वजह से वो तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा। गेटिंग वेरी वेल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वी हैव टू डिसाइड द लिविंग ग्रुप एबिलिटी एज वेल। ओके, सो ये सब क्या है? हेलो एल्केन्स का पीछे, गुड इनफ। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये जो पोर्शन है अमीन एरोमेटिक का, ये हेलो एरीन का पोर्शन, राइट। मीन्स ज्यादातर आपको जैसे बेंजाइन में भी आप हेलो एरीन पढ़ते हो, ओके, हेलोजिनेशन में तो हेलो एरीन्स यहाँ पर आ जाएंगे, हेलो एरीन्स, पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर है हेलो एरीन्स के अलावा, दैट इज एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। कौन सा है बच्चे? एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग बोलो आप इसको, एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग। इज दैट ओके? राइट। एक्टिवेटेड जब भी आप नाम लोगे तो डोपा जो कोड है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। डोपा, डोनेटिंग, ऑर्थो, पैरा, डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। बस, तो एक टेबल बनना है इसका लाजमी। आप एक टेबल बनाओगे सबका, इन सबका एक टेबल। ओके, एफसीएल, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, सबका एक सिंगल टेबल। एनीवे, सो लेट्स फिनिश द जॉब विद द SN1 एंड SN2, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ आपको SN1 SN2, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस किया भी था। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म SN1, 2? ओके, एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने 1 है वो 2 स्टेप हैं और जितने 2 हैं वो 1 स्टेप है। एम आई करेक्ट? ठीक है, फाइन। सो ठीक है, फिर तो SN2 और SN2 प्राइम में मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, ग्रिग्नार्ड वर्सेस गिलमान, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ग्रिग्नार्ड SN2 देता है बच्चे, है ना, और गिलमान क्या देता है? दैट इज SN2 प्राइम। यस और नो? गिलमान, that is the shifting of multiple bonds, yes please, take place। ठीक है ना, शिफ्टिंग होगी मल्टीपल बॉन्ड की, हम उसको प्राइम में लेके जाते हैं। एलाइलिक रीअरेंजमेंट भी आप इसको बोलते हो, एनी सम अदर केसेस। सो यस प्लीज, लेट्स फिनिश द जॉब SN1 SN2। तो ठीक है, आपको याद आ गया मैंने क्या क्या बताया था लास्ट में? ठीक है, सो मेजर कंसर्न है फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2। ये पढ़ लो, यहाँ से काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग factors affecting, yes please, rate of SN1 and SN2,
रेट ऑफ SN1 एंड SN2, तो अल्टीमेटली तो दो ही लाइन लिखनी है आपको, है ना। SN1 का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही सेम SN2 में। सो ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 एंड SN2। सो ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सो फर्स्ट फैक्टर, एक्चुअली मैंने इसकी 3 कैटेगरी बना दी है। फर्स्ट कैटेगरी यहाँ से आ गया, दैट इज ए पोर्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ए पोर्शन दैट इज कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, राइट। कॉमन फैक्टर्स, तो आपको कुछ आना चाहिए ना आना चाहिए, डजेंट मैटर, आपको ये बस ये आना चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टेड, ये मेन मुद्दा है। नेक्स्ट बी कैटेगरी, इफ यू टॉक अबाउट, सो अनकॉमन फैक्टर्स, राइट। कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे, कुछ अनकॉमन फैक्टर्स होंगे, अनकॉमन फैक्टर्स, राइट। आफ्टर दैट, यस प्लीज, सी पोर्शन हियर इज द अदर फैक्टर्स, ऑलराइट। सी पोर्शन इज अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स, दीज आर द अदर फैक्टर्स, हाईली इंपॉर्टेंट अदर फैक्टर्स। तो मैं आपको जल्दी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है इसमें, कॉमन फैक्टर इसमें दो ही होंगे, राइट। तो फर्स्ट फैक्टर हियर इज द, यस प्लीज, नेचर ऑफ कार्बन एटम। अब ये तो ऑलमोस्ट सबको पता है, नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम, राइट, फर्स्ट फैक्टर। आफ्टर दैट लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये कॉमन फैक्टर है दोनों में, ठीक है। नेचर ऑफ, या फिर मैं बोल सकता हूँ लिविंग ग्रुप एबिलिटी, राइट। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है डियर। लिविंग ग्रुप एबिलिटी आप जानते हो ना, गुड पोर ये सब, तो इसमें सब कुछ बता देंगे हम आगे, जितना रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा इट डजेंट मैटर, उसमें लिविंग ग्रुप चेंज नहीं होगा, वो सब गुड या पोर दो ही कैटेगरी आप बना सकते हो, तो ठीक है। एंड हाउ टू कन्वर्ट अ पोर लिविंग ग्रुप इनटू गुड वन, यू मस्ट बी कैप्टन माइंड, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक पोर लिविंग ग्रुप है तो उसको गुड में कैसे कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अनकॉमन जो फैक्टर है इसमें वो है दैट इज नेचर ऑफ सब्सटेंस, राइट, नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब ये भी आप कब से पढ़ते आ रहे हो कि सर टर्शरी हैलाइड में SN1 होगा, मिथाइल हैलाइड में SN2 होगा, एम आई करेक्ट, वही सब है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ऑलराइट। एंड सम अदर फैक्टर्स, इफ यू टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स, तो ये कोर पोर्शन है, फर्स्ट इसमें आ जाएगा दैट इज, यस प्लीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, राइट। तो अदर फैक्टर में क्या होगा, जो बॉर्डर लाइन कंडीशन होगी ना, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक कंडीशन आने वाली है दैट इज नोन एज बॉर्डर लाइन कंडीशन, बॉर्डर लाइन कंडीशन, दैट इज द हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉर्डर लाइन दैट इज सेकेंडरी सबस्टेट। तो जब भी सेकेंडरी सबस्टेट होगा, सो यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड अदर फैक्टर्स, ऑलराइट, ठीक है। सो मैकेनिस्टिक पोर्शन विल बी डिसाइडेड बाय द अदर फैक्टर्स rather than the nature of carbon और nature of substrate, ठीक है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप इनसे पता नहीं चलेगा ज्यादा, तो मुझे अदर फैक्टर्स पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज द, yes please, nucleophilicity, second one is the nature of solvent, nature of solvent, all right। solvent का नेचर कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक एंड नॉन पोलर एज वेल, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रेसिमाइजेशन, ओके, वॉल्डन इन्वर्जन, ये सब टर्म्स हैं जो यूज करनी है, गॉट द पॉइंट, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉमन फैक्टर डिस्कस कर लेता हूँ जो सबको पता है, ठीक है ना, जल्दी से। तो मेरा फोकस रहेगा अदर फैक्टर पे, जिसमें मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री, और इवन मैं यहाँ पे NGP भी, आई मीन इसी का पोर्शन है, ठीक है। एक मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ कि यहाँ पे NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जबरदस्त पोर्शन है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा कि रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 1000 टाइम्स 100 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, समझ ही नहीं पाओगे आप, इतना फास्ट कैसे हो सकता है कोई रिएक्शन, राइट। तो जब भी आपको इतना डाउट हो जाए कि बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस है,
उसके पीछे एक ही रीजन होता है स्पेसिफिकली, दैट इज नोन एज एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इज दैट ओके? तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को आप लाइटली मत लो, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक। और ज्यादातर इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं नॉर बॉर्नेन स्ट्रक्चर में, है ना। नॉर बॉर्नेन मैं पहले मेंशन कर देता हूँ, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। नॉर बॉर्नेन स्केलेटन, तो ये जो नॉर बॉर्नेन वाला स्केलेटन है इस पे आपको फोकस करना है। ऑलराइट, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड एज एनजीपी, पाई बॉन्ड एज एनजीपी, ठीक है, लोन पेयर एज एन एनजीपी, ये सब चलता रहेगा। इज दैट फाइन? गुड इनफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर आप डिस्कस कर लो जल्दी से, ज्यादा टाइम हम इसको देंगे नहीं, ठीक है। फिर अनकॉमन और मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, अदर फैक्टर, दैट इज बॉर्डर लाइन कंडीशन। ओके, सो जल्दी से फिनिश करते हैं ए पोर्शन, दैट इज यस प्लीज कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन में क्या क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसएन। कॉमन फैक्टर में आ जाएगा नंबर 1 नेचर ऑफ कार्बन एटम। ऑलराइट, नेचर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का नेचर कैसा होगा? क्यों भाई? SN1 हो चाहे SN2 हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे वो SN1 हो और SN2 हो, इट डजेंट मैटर, दोनों whether it is SN1 or SN2 is inversely proportional to rate of SN1 or SN2 is inversely proportional to percent S character. All right, percent S character, is that okay? Percent S character, and you know, according to Ron previous knowledge, percent S character is directly proportional to electronegativity. yes or no? मैं लिख सकता हूँ ऐसा, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंट एस करेक्टर EN। सो बस इतनी छोटी सी बात थी। ऑलराइट, तो अगर आप एक पर्टिकुलर आई मीन सबस्ट्रेट लेते हो, ठीक है ना, जैसे sp2 sp3 sp, तो वहाँ पे आई मीन SN1 SN2 का क्या रेट होगा, अटैकिंग पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, लेट अस सी। सो मैंने कुछ आई मीन एग्जांपल लिए, जैसे पहला मैंने एग्जांपल लिया है, हियर इज द Me, ओके, CH2, चलो यहाँ पे मैं आयोडीन लगा देता हूँ, इट डजेंट मैटर, ठीक, गुड इनफ। फिर सेकंड आ गए हम, सेकंड हियर इज द यस प्लीज, आप विनाइल सिस्टम ले सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड I, विनाइल। एंड यस प्लीज थर्ड वन आप एक ले सकते हो, दैट इज प्रॉपर गाइलिक सिस्टम, या फिर सीधे एसिटाइलिन ले सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड C, एंड हियर इज, चलो आयोडीन लगाते हैं या क्लोरीन, वट जो भी लगाना है, ये आ गया, सिंपल सी बात है। ये जो कार्बन है बच्चे वो sp3 है, सबको पता, समझ में आ रहा है सबको, ये sp2 है और ये sp है। तो आप sp2 या sp कार्बन पर कभी भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर सकते, ठीक है ना। राइट, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पे आई मीन अटैक कर सकता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो sp3 है और इजिली ये एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने यस प्लीज sp2 पर, तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि परसेंट एस करेक्टर इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, सो न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच है, न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच है, आई मीन वो कम हो जाएगी, ठीक है, गेटिंग वेरी वेल। ऐसे ही यहाँ पे है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यस प्लीज, आई मीन sp कार्बन पे, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही देखना चाहिए कि नेचर कैसा है कार्बन का, करेक्ट, कार्बन का नेचर sp है, sp2 है और sp3 है, वट, ठीक, क्या है। तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा sp3 पर, बिकॉज वहां परसेंट एस करेक्टर ओनली 25% है, ठीक है ना। तो जितने आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हो एलिफेटिक सिस्टम में, वो सब का सब आई मीन sp3 वाला सिस्टम आएगा। और एरोमेटिक का ये फीचर नहीं है SN1 SN2, आपको पता भी होगा, ठीक है, गुड इनफ, बात समझ में आ रही है। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में या नेचर ऑफ कार्बन एटम पे पहले आप आते, तो कार्बन एटम में sp या sp2 पर नहीं होगा, ठीक है ना, गुड इनफ, बस इतनी सी बात थी। अब आप बोलोगे सर SN1 करवाने के SN2 करवाना है, बच्चे कुछ भी करा लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सपोज करो यहाँ से SN1 करवाना चाहते हो, ये तो मैंने SN2 फैशन दिया ना सिंगल स्टेप, आप SN1 करवा लो, चलो कराओ। SN1 मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ जो कार्बोकेटाइन है वही स्टेबल नहीं बना, तो कैसे होगा फिर बताओ।
है ना। कार्बोकेटायन है और उसका परसेंट एस करेक्टर है, यस प्लीज, 50%। अरे भाई 50% एस करेक्टर है उसका, मतलब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। ऑलराइट माय डियर, तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा उस पर कार्बोकेटाइन कैसे बना सकते हो, ठीक, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि sp2 और sp पर सब्सटीट्यूशन नहीं करते, वेदर इट इज SN1 और SN2। ऑलराइट, ठीक है, गुड इनफ, आई होप सो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। सो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन डिक्रीजेस एज द परसेंट एस करेक्टर इंक्रीजेस, एम आई करेक्ट, ठीक है, गुड इनफ। सेकेंड फैक्टर पे आते, सेकेंड फैक्टर था इसमें, यस प्लीज, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। मैं भी आपको लिविंग ग्रुप का पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ठीक है, कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती फिर। सो SN1, रेट ऑफ SN1, या चलो डायरेक्ट लिख दो यार, SN1 लिविंग ग्रुप एबिलिटी था ये। सेकेंड फैक्टर है दैट इज लिविंग ग्रुप, अटेंशन, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। सो वी कैन रिकॉग्नाइज द रिएक्शन मैकेनिज्म वेरी इजीली। अब किसी स्टूडेंट का कोई फेवरेट फैक्टर होता है, किसी का कुछ फेवरेट फैक्टर होता है, तो अभी बता दूंगा मैं, चार फैक्टर मैं आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उस बेस पे आप आइडेंटिफाई करो किस टाइप का मैकेनिज्म है, एंड दैट्स इट, ओके, फाइनल है। सो SN1, रेट ऑफ SN1 और SN2 वट एवर, दोनों में से कुछ भी, SN1 और SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी, राइट, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, करेक्ट, ये होता है। सो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, बेटर गुड लिविंग ग्रुप होगा, राइट, इट वुड बी फास्ट एंड कन्वीनियंट फॉर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN1 और SN2। इज दैट फाइन, ठीक है, गुड इनफ। सो SN1 होगा तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, आप जानते हो अच्छे से, मैंने बताया था, टू स्टेप प्रोसेस है। SN2 होगा तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, दैट इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। रिमेंबर माय डियर, इट इज क्वाइट इजी, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, अदर फैक्टर तक चलो जल्दी से, ठीक है, मेन मुद्दा वो है। सो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, अब आप वेन एवर वी टॉक अबाउट द लिविंग ग्रुप, सो वी कैन डिवाइड द लिविंग ग्रुप, यस प्लीज, इनटू थ्री कैटेगरीज, हालांकि दो कैटेगरी होती है जो ज्यादातर है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द पोअर लिविंग ग्रुप, पोअर लिविंग ग्रुप, एंड कुछ मॉडरेट कैटेगरी में भी आते हैं, जैसे हम हेलोजन को कंपेयर करते हैं तो क्लोरीन है, या ब्रोमीन आप ले लो, मॉडरेट कंडीशन में आ जाएगा, एनीवे। सो पोअर लिविंग ग्रुप एंड, यस प्लीज, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, तो जल्दी से इसको कैटेगराइज कर लो। पोअर लिविंग ग्रुप, जैसे सबसे पहले आ जाएगा फ्लोराइड, ऑलराइट, फ्लोराइड एक पोअर लिविंग ग्रुप है। आफ्टर दैट यस प्लीज हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी एक पोअर लिविंग ग्रुप है। आफ्टर दैट यस प्लीज अल्कोक्साइड, OR नेगेटिव, ये भी एक पोअर लिविंग ग्रुप है। और जब भी पोअर लिविंग ग्रुप आ जाएगा तो यहाँ पे एक आराम से आप एक नोट बना सकते हो, बहुत ही जबरदस्त नोट है, कि पोअर लिविंग ग्रुप के केस में तीन मैकेनिज्म होंगी, और ये मैं बार बार बोलता भी रहता हूँ, पहले भी बोला था, कि SNAR पहला है, और दूसरा है, यस प्लीज, बताओ बताओ, कौन बताएगा यार, SNAR है ना पहला, दूसरा मैकेनिज्म कौन सा है, बेंजाइन, हेलो बेंजीन याद है, थर्ड मैकेनिज्म कौन सा है, E1CB। तो जब भी पोअर लिविंग ग्रुप होगा, राइट, यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड दीज थ्री मैकेनिस्टिक पोर्शंस। सो बेंजाइन और SNAR तो पता ही है आपको कि ये किसका फीचर है, यस प्लीज बताओ, एरोमेटिक सिस्टम। तो जब तक एरोमेटिक रिंग होगा नहीं, मतलब बेंजीन वगैरह नहीं होगा, राइट, तो तब तक ये करोगे कैसे। और E1CB कहाँ पर होगा, E1CB ये एलिफेटिक, मोस्ट वेबली एलिफेटिक, एलिफेटिक सबस्ट्रेट में होगा, राइट, ठीक है, गुड इनफ। सो वी कैन रिकॉग्नाइज द मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ द लिविंग ग्रुप, एनीवे। सो गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी काफी ज्यादा है, आप जानते हो अच्छे से, कि सबसे पहले सर आप आयोडीन ले लो, ओके, इसके आफ्टर दैट यस प्लीज ब्रोमीन, आफ्टर दैट यस प्लीज क्लोरीन, ये सब आ जाएंगे। एक कैटेगरी और फेमस है, जैसे कि आप ऐसा करो, पोर को गुड में कन्वर्ट कर दो, जैसे कि वाटर, तो अगर आप वाटर लोगे तो आई मीन वो भी एक गुड लिविंग ग्रुप है। आप OR को आई मीन अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, वो भी एक गुड लिविंग ग्रुप है। तो अब आप डिसाइड कर लो, किसी को इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लिविंग ग्रुप एबिलिटी में, राइट, अदरवाइज फिर आप कैसे करोगे मेरी रिएक्शन में करेंगे, है ना, तो मैं बताता हूँ A to Z, इसीलिए सारा बेसिक कवर है इसमें।
जी, ये गुड लिविंग ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो सबसे अच्छी कैटेगरी में से एक है, दैट इज ट्राइफ्लेट। ओके, OTS, OBS, ONS, जानते हो आप सब। सो एक और आ जाएगा, दैट इज वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप N2। N2 नाइट्रोजन गैस यार, N2 डाई एजोटाइजेशन याद करो। ओके, सो दैट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक है, गुड इनफ। नेक्स्ट वन इज द OTS। यस माय डियर, OTS टोसाइलेट। नेक्स्ट OBS ब्रोसाइलेट। OBS ब्रोसाइलेट, सबके स्ट्रक्चर होते हैं। तो आप एक बार कोशिश करना क्या स्ट्रक्चर है, नहीं होता तो मैं बताता हूँ फिर, क्योंकि मुझे तो लिविंग ग्रुप पे आना है। OBS, then next one is the ONS nosylate, then up next is the OTF triflate. Okay, OTF, that is triflate. So these are some good living groups. Fine. So we can convert a poor living group into good one. मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ so that आगे प्रॉब्लम ना हो। ये एक poor living group है और ये भी एक poor living group है। So we can convert, यहाँ अगर आप इसको लीव कराना चाहते हो तो वी नीड सुपर एसिड्स। अभी मेंशन कर देता हूँ, सुपर एसिड की हेल्प से आप इसको लीव करा सकते हो, नो इश्यू एट ऑल। ओके, वी नीड सुपर एसिड इफ यू वांट टू लीव, yes please, or replace fluoride. Okay, and if we talk about the conversion of poor living group such as OH into good one, so there are three methods। थ्री क्या और भी हैं, आप और ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोटोनेशन। आप एक पोर लिविंग ग्रुप को बच्चे गुड में कन्वर्ट कर दो। अब आप सोच रहे होंगे यार सर जरूरत क्या पड़ी आपको एक पोर लिविंग ग्रुप को गुड में कन्वर्ट करने की। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2, सो वो आपको पता ही है कि वो SN1 और SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप। ऑलराइट माय डियर, लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो लिविंग ग्रुप गुड होना चाहिए यार। पोर लिविंग ग्रुप में थोड़ी होगा सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2। सो ये पोर लिविंग ग्रुप था, तो आपके पास एक रास्ता क्या है कि आप पोर यूज मत करो, लेकिन अगर मैंने दे दिया है तो आपको तो इसी से प्रोसीड करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें आप ऐसा करो, प्रोटोनेशन करा दो, प्रोटोन देने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। बस इतना छोटा सा काम करना है आपको, कुछ भी तो नहीं है वो। याद कर लो, वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट, रिमेंबर, ये वही कहानी है, वॉगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। ये रहा। यार क्या बात कर रहे हो आप, 4 मार्क्स में इसकी प्रॉब्लम्स गवाह है। वॉगनर मीरविन रीअरेंजमेंट, जो कि छोटी सी बात को लेकर प्रॉब्लम आई है, राइट। वॉगनर मीरविन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अ लेस स्टेबल कार्बोकेटायन इनटू मोर स्टेबल वन, दैट इज नोन एज वॉगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। दैट्स इट, लो ठीक है ना, यही तो आता है। और कार्बोकेटायन में आप डाइनोन फिनोल, उसमें भी कार्बोकेटायन बनाते हो यार आप, वहां भी आप कर सकते हो। तो यही काम करते रहेंगे हम। एनीवे, नेक्स्ट फंडा क्या है बच्चे, इसमें है टोसाइलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप THCl ले लो बच्चे, THCl ले लोगे, टोसाइल क्लोराइड। सो दिस वन इज द हाइड्रोक्साइड अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू OTS, दैट इज टोसाइलेट, अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। आफ्टर दैट आप क्या करते हो, लुकास रिएजेंट ले लेते हो, ZnCl2, anhydrous ZnCl2 and HCl or H2SO4 whatever, that is known as the Lucas reagent. Okay, लुकास रिएजेंट। अल्कोहल पढ़ते हो ना डियर, अल्कोहल जब स्टडी करते हो तो आइडेंटिफाई नहीं करते हो अल्कोहल को, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, सर कैसे पता चला। तो बच्चे लुकास रिएजेंट की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टर्बिडिटी यार। तो OH अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू Cl, एम आई करेक्ट। तो Cl भी एक गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। आफ्टर दैट कोई भी एक हेलोजिनेटिंग एजेंट आप ले लो जो आपका मन करे, ठीक है, क्यों भाई। और क्या कर सकते हो आप, और कर सकते हो बच्चे आप इसमें SOCl2 लगा दो, और यहाँ से करा दो SNI, SOCl2 SNI मैकेनिज्म होगा, राइट, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रोल ऑफ सॉल्वेंट, राइट, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में। और अगर बच्चे आप यहाँ से प्रिडीन ले लेते हो तो SN2 हो जाता है। आई होप सो याद होगा। जो बात ऐसी लगे ना कि सर याद नहीं आ रहा, तो प्लीज यार बता दिया करो, ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बच्चे। यहाँ GOC चल रहा है, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, वॉट एवर यू इन माइंड, प्लीज ब्रेक द साइलेंस। आप बोलो यार, पूछो जो पूछना है आपको, ठीक है ना, राइट। तो ये मैंने फाइनलाइज कर दिया है यहाँ पे कि एक पोर लिविंग ग्रुप को आप गुड में कन्वर्ट कर सकते हो। लॉट्स ऑफ मेथड्स आर देयर, whether it is used by the chlorination, okay, halogenation,
राइट, और लुकास रिएजेंट और टोसाइलेशन और सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, व्हाटएवर जो आपका मन करे आप करो। हालांकि वो दे के रखता है तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे प्रोसीड करना होता है। गुड इनफ। ऐसा ही यहाँ से आप कर सकते हो कि ये एक पोर लिविंग ग्रुप था सर एल्कोक्साइड, तो एल्कोक्साइड तो लीव नहीं करता तो इसको एक प्रोटोन दे दो यार। तो आफ्टर द एसिड बेस रिएक्शन इट इज कन्वर्टेड इनटू, यस प्लीज, सिंपल अल्कोहल। तो एक सिंपल अल्कोहल बना दिया आपने जस्ट लाइक दिस। सो सिंपल अल्कोहल बना, दिस वन इज ऑल्सो गुड लिविंग ग्रुप एंड गेम ओवर। इतनी बात, इतनी छोटी सी बात, राइट। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर अगर 4-5 लिविंग ग्रुप हैं तो यार सबसे अच्छा कौन है, कैसे पता करोगे आप? क्यों भाई? हालांकि भी फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्कस करूंगा मैं। तो लिविंग ग्रुप में एक स्टेटमेंट मैं आपको दे देता हूँ, ऐसे ऐसे 1-2 स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये मैंने पहले भी बोला था शायद। स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड, weaker will be its conjugate base. Remember, weaker will be its conjugate base, its conjugate, yes my dear, conjugate base, and better will be the living group, and better will be the living group. Is that okay? Better will be the living group. That's it. So we can also recognize the good or poor living group with the help of this process, this statement. ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया और आपसे पूछा कि इसमें से आप इसको अरेंज करो। देखो मैंने क्या क्या दे दिया यार आज। देखो भाई क्लोरीन दे दिया है, ठीक है बच्चे, ब्रोमीन दिया है। तो आपको एक छोटा सा नॉलेज होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं एसिड बेस, कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। ओके, आयोडीन हुआ यार, ACO हुआ, एसीटेट ना, राइट, ACO। फिर मैंने यहाँ पे फिनॉक्साइड भी ले लिया, PHO नेगेटिव, दैट इज फिनॉक्साइड एनायन। आफ्टर दैट NH2 नेगेटिव लिया। लो, क्या रखा इन बातों में बताओ? इतना तो इजी है यार, सब कुछ लाइन लगा दी मैंने यहाँ पे। इतने सारे लिविंग ग्रुप लेने के बाद फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि चल बच्चे अब बता इसमें से गुड लिविंग ग्रुप कौन है, आई मीन अरेंज करो। ओके, विच वन इज द मोस्ट गुड? हाँ, बताओगे कुछ? बोलो, ये एग्जाम्पल था। तो अब इसमें से आपको अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए क्या ट्रिक है? कुछ भी नहीं है यार, सिंपल सी बात है, सबको आप प्रोटोन दे दो। ठीक है बच्चे, सबको आप क्या प्रोवाइड करा दो? एक प्रोटोन। जैसे ही प्रोटोन प्रोवाइड कराओगे सब के सब आई मीन एसिडिक नेचर शो करेंगे अपना। कौन गुड है कौन पोर है? सो आप बताओ मुझे, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड बेटर विल बी द लिविंग ग्रुप। ये स्टेटमेंट दिया है मैंने। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? HI। बोलो, क्यों बच्चे? मैं डायरेक्ट लिख दूं, HI होगा ना। आफ्टर दैट कौन होगा बच्चे? HBr होगा सर, यस और नो, यस और नो। आफ्टर दैट कौन होगा बच्चे? HCl होगा। तो आप देख लो अपने आप अरेंज हो रहा है सारा। यहाँ पे आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, इस टाइप से अरेंजमेंट चल रहा है सारा। गुड इनफ। आफ्टर दैट कौन है? ACOH, एसिटिक एसिड है यार। ओके, एसिडिटी के अकॉर्डिंग एसिटिक एसिड। आफ्टर दैट यस प्लीज फिनॉल, सबको समझ आ रहा है, ये फिनॉल है। आफ्टर दैट कौन आ जाएगा हाइड्रोक्साइड के बाद? आई मीन वाटर। ठीक है बच्चे, वाटर आया। आफ्टर दैट कौन होगा? वाटर तो थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है यार एज कम्पेयर टू द मिथेनॉल। ऑल अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स, स्टेटमेंट दे दिया मैंने, बताओ क्या करना है? ऑल अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स, प्लीज जस्टिफाई करो इसको। शाबाश, जस्टिफाई करो, कॉमन बताओ। ऑल अल्कोहल्स आर वीक एसिड, यार ये क्या बोल दिया मैंने? क्यों भाई, सारे अल्कोहल वीक एसिड क्यों है? बच्चे बोलेगा नहीं आज, क्यों भाई? लग रहा है मुझे वहीं आना पड़ेगा। हाँ शाबाश, बोलो बोलो। सर क्योंकि उनका बेसिक नेचर होता है बेसिक। अच्छा, क्यों होता है यार? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा बताओ यार मुझे। बेसिक नेचर होता है, ठीक है भाई, क्यों क्यों होता है बेसिक नेचर? क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं ना सर? अच्छा ठीक है, ओके, एनीथिंग एल्स? शाबाश, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, वेरी गुड। तो जो OH बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि जो R ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन एग्जैक्टली, को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो प्लस आई है ना, ये भी एक फैक्टर,
राइट, प्लस आई सिस्टम इंक्रीज होता जाता है तो सेकेंडरी अल्कोहल और ज्यादा वीक हो जाता है, तो ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट यहाँ से जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बन जाता है। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। देखो यार कितना अच्छा बताते हो आप लोग, फिर इतनी अच्छी नॉलेज मेरे साथ शेयर की, थैंक यू सो मच। ओके देन, सो ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी है, फाइनल है, बस ये हो गया, इतना बताना था। अब आगे मैं चलता हूँ। सो आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, आपको पता है कि आयोडीन सबसे पहला आएगा, उसके बाद ब्रोमीन, आफ्टर दैट क्लोरीन, आफ्टर दैट एसीओ। ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी यहाँ से पता चली। फाइन, ये आ गया, दैट इज O माइनस, ओके OH। फाइनल है, दिस वन इज जस्ट लाइक दिस। तो अमोनिया तो बेस है ना यार, जानते हो आप अच्छे से, ठीक है, गुड इनफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अनकॉमन फैक्टर की तरफ। अनकॉमन फैक्टर में सबस्ट्रेट है जो कि आपको अच्छे से जानते हो, हिंड्रेंस, ओके। बी कैटेगरी हियर इज दैट इज अनकॉमन फैक्टर्स। तो ये मैंने कुछ कॉमन फैक्टर्स यूज किए, डिस्कस किए। अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर में वही आएगा दैट इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ओके। तो एक ही बार में समझा देते हैं सारा, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, राइट। अब सबस्ट्रेट में क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया कि ये हेलो एल्केन्स का फीचर, ओके, ठीक है। तो सबस्ट्रेट में वही आप ले सकते हो यहाँ से, इस टाइप से। समझदार बच्चों को इशारा काफी, और आप सारे समझदार हो, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन, ओके। ये मैंने कुछ ऐसा दिया है, एक सबस्ट्रेट ले लिया है, बस जल्दी से समझ लो, ठीक है ना, समझ के आ लो, बस ये रिमाइंड ऑफ डोज है यार, पता सब है आपको। तो मुझे आना है मेन मुद्दे पे, स्टीरियो केमिस्ट्री पे, मेरा मेन मुद्दा वो है, ये नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि किसी को अगर ये मिस हो रखा हो किसी का, तो यार आप सीख लो इसको, लो। ऐसा कुछ मैंने एक सबस्ट्रेट ले लिया, ठीक है बच्चे, गुड इनफ। चलो शुरू हो जाओ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा रखा है। अब समझ ही रहे हो आप क्या कर रहा हूँ मैं, बहुत इजी चीज़ है यार। ये R लगा दिया, यहाँ पे मैंने आई मीन H इस टाइप से लगाया, हिंड्रेंस इंक्रीजेस, ओके। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है, राइट, एंड हियर इज द R एंड R, फाइन। तो आप जानते हो कि ये क्या है, दैट इज द प्राइमरी, ओके। आप इसको मिथाइल बोलो, मिथाइल सबस्ट्रेट और मिथाइल हैलाइड, ये माय डियर दैट इज प्राइमरी हैलाइड है। दिस वन इज द सेकेंडरी हैलाइड, दिस वन इज द टर्शरी हैलाइड। इसमें तो कोई इशू नहीं है ना किसी को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, एलाइलिक विनाइलिक बेंजाइलिक प्रोपरगाइलिक, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। होगा तो बताना तुरंत, मैं आई मीन कर दूंगा एक्सप्लेन। सो यहाँ पे जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो अप्रोच कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, आप जानते हो, यहाँ से भी अप्रोच कर सकता है, यहाँ से भी, कोई इशू ही नहीं है यार उसको। जैसे यहाँ न्यूक्लियोफाइल आया तो उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, राइट, कि यहाँ से वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन इधर से जा सकता था। ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसको और प्रॉब्लम शुरू हो गई, राइट। एज द हिंड्रेंस इंक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच डिक्रीजेज, और यहाँ तो वो कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि टू मच हिंड्रेंस है। समझ पा रहे मेरी बात, नहीं जाएगा, फाइन। यहाँ से भी वो इस टाइप से नहीं जा सकता क्योंकि हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। तो एज द हिंड्रेंस इंक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच डिक्रीजेज, एम आई करेक्ट, ये पहली चीज थी। सो ऑन मूविंग, यस प्लीज, लेफ्ट टू राइट, चलो जल्दी फाइनल कर लो बस, ये सबको पता है तुम्हें। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, यस प्लीज, रेट ऑफ SN1, चलो बताओ, पहले तो SN2 ही बता दो यार। रेट ऑफ SN2 डिक्रीजेज बिकॉज हिंड्रेंस इंक्रीजेज, फाइनल है। एंड रेट ऑफ, यस प्लीज, SN1 इंक्रीजेज, SN1 इंक्रीजेज, SN1 इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा SN1, राइट, बिकॉज वहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म, SN1 increases, right, okay fine. And stability of carbocation, stability of carbocation also increases, correct, stability of carbocation increases, right, that's it, बहुत सिंपल सी बात थी यार, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच डिक्रीजेस, तो वो पॉइंट आप नोट डाउन करते रहो, जो आपको नहीं पता बोल तो मैं सब पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, गुड इनफ। सो ऑल राइट देन, सो SN1 का मैक्सिमम रेट कहाँ है, टर्शरी में। SN2 का मैक्सिमम रेट कहाँ है, मिथाइल में, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि SN2, रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ऑल राइट।
स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं है उसको, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। क्राउड बिल्कुल पसंद नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच होना है, न्यूक्लियोफाइल हैज टू बी अटैच्ड, ऑलराइट। उसको वहां पे अटैक करना है तो स्पेस तो होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, दैट्स इट, ओके। और क्या बोल सकते हो आप, SN2 इज थर्मोडायनेमिकली फिजिबल प्रोसेस, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। SN2 इज थर्मोडायनेमिकली फिजिबल, SN2 इज थर्मोडायनेमिकली फिजिबल। ऐसा क्यों, जस्टिफाई करो, क्यों है भाई थर्मोडायनेमिकली फिजिबल, ऐसा क्या हो गया इसको? SN1 तो नहीं होता, तो SN2 इज थर्मोडायनेमिकली फिजिबल प्रोसेस, व्हाई इट इज सो? अरे वो कंसर्टेड होता है यार, SN2 इज कॉन्सर्टेड, बताया था ना मैंने, कॉन्सर्टेड नॉन कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म, राइट। इट प्रोसीड्स वाया, yes please, via concerted fashion, that is simultaneous bond making and breaking, all right, ठीक है ना। तो as the steric hindrance increases, tendency of carbocation or stability of carbocation increases, correct, ठीक है। अब उसका एक्सप्लेनेशन भी आप जानते हो अच्छे से, तो मैं एक छोटा सा मेन टेबल बना देता हूँ चलो आपके लिए, ठीक है। चलो आते हैं, अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रोफाइल में ले रहा हूँ और आप यहाँ पे SN1 SN2 बताओ, एक काफी रहेगा आपके लिए। ये यहाँ पे मैंने ले लिया इलेक्ट्रोफाइल, अटेंशन प्लीज, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे ये SN1 का रेट है और ये SN2 का है। देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो आपसे जो पूछा जाएगा वो ट्रांजिशन स्टेट को लेके ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे अल्फा अल्फा कार्बोनिल सिस्टम आ जाएगा तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। जैसे ये सिस्टम आ गया एलाइल, अटेंशन, ये आ गया ना भाई, दिस वन इज द एलाइल हैलाइड, एम आई करेक्ट, एलाइल हैलाइड लिया है, फोकस। नेक्स्ट वन इज द AR, आप एराइल सिस्टम ले सकते हो, एराइल, एराइल में यहाँ से मैंने ले लिया है, दिस वन इज नोन एज बेंजाइल हैलाइड, ओके। ये एलाइल है, ये बेंजाइल है, यार जिनको नहीं पता वो लिख लो बच्चा, हैंड टू हैंड लिख लो यार, ये एलाइल है और ये बेंजाइल है, प्लीज, ये बेंजाइल है, ऑलराइट। और एंड इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, so here is the RO and here is the X, ऑलराइट, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फा एल्कोक्सी, अल्फा एल्कोक्सी, आफ्टर दैट अल्फा कार्बोनिल। अब अल्फा बीटा गामा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो यार, अब कुछ बताओ तो सही, विद रेस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप, राइट। दिस वन इज द अल्फा कार्बोनिल, अल्फा कार्बोनिल, ठीक है। आफ्टर दैट ये अल्फा कार्बोनिल है, तो कौन सा अल्फा कार्बोनिल है, एक और अल्फा कार्बोनिल में बना देता हूँ, राइट, जस्ट लाइक दिस, ये भी अल्फा कार्बोनिल है, बट इन दिस केस यस प्लीज, दो मिथाइल यहाँ पे लगा दिए, ये टर्शरी है, राइट। दिस अल्फा कार्बोनिल इज प्राइमरी, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन, एंड दिस वन इज द अल्फा कार्बोनिल, यस माय डियर, बट इट इज टर्शरी, इज दैट ओके? ये अल्फा कार्बोनिल है बट वो टर्शरी है, ठीक है। अब SN1 बताओ, SN1 का मतलब क्या, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, तो जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वहां पे SN1 होगा, तो बताओ फिर। मैं ऐसे कर देता हूँ उसको, जैसे मैंने 2 टाइम्स लिखा है, तो ठीक है भाई, गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी SN1 हो जाएगा क्योंकि स्टेबलाइज हो जाएगा वो कार्बोकेटाइन विद द बेंजीन रिंग, 4 रेजोनेटिंग फॉर्म्स फॉर्म होंगे, दैट इज, यस प्लीज, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? इतना सिंपल बात है यार, ये बात कर रहा हूँ। जैसे ही हेलोजन बाहर जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनाओगे ना यार, और कार्बोकेटाइन कौन सा बने, बन जाए भाई, बेंजाइल पे बन गया, दिस वन, एम आई करेक्ट? एंड दिस वन इज द अल्फा अल्कोक्सी, दैट इज हेटेरोएटम स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। तो यहाँ भी मुझे SN1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ SN1 नहीं होगा। वही सेम सूरत हाल यहाँ पर भी है, यहाँ भी नहीं होगा, करेक्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप एडजेसेंट टू कार्बोकेटाइन, गुड इनफ, ठीक है। तो जो मैंने कट किया है वो बैड है, राइट। जो डबल एरो, डबल मैंने क्लिक कर दिया, दैट इज नोन एज, यस प्लीज, गुड, और ट्रिपल करेंगे तो एक्सीलेंट। बहरहाल
SN2 यहाँ भी होगा, क्योंकि SN2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ स्पेसिफिकली हो जाएगा वो, राइट। यहाँ भी SN2 हो जाएगा, ठीक है। SN1 बेटर है, SN1 यहाँ पर बेटर है, ठीक है। बट SN2 भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो प्राइमरी सबस्ट्रेट है एनीवे, ठीक। SN2 ओके ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हो सकता है SN2 भी, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आ जाओ। अब अल्फा कार्बोनिल में यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैंने यहाँ ट्रिपल थ्री टाइम्स क्लिक कर दिया, क्यों? क्योंकि वहाँ एक्सीलेंट होगा अल्फा कार्बोनिल में। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट दिस CO ग्रुप यस प्लीज स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट एंड दैट्स इट। तो जितने अल्फा कार्बोनिल होंगे, अल्फा कार्बोनिल हैलाइड्स, ओके, उन सब में SN2 का बहुत अच्छा रेट मिलेगा, ठीक है ना, गुड इनफ, राइट। क्या यहाँ SN2 होगा? देखो क्राउड मच गई है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो यहाँ मैं लिखना चाहूंगा कि यार नॉट रियली, आप करोगे तो जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन बहुत कोई अच्छा रेट नहीं मिलने वाला। तो प्लीज यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड इफ यू टॉक अबाउट द अल्फा कार्बोनिल, सो अल्फा कार्बोनिल मस्ट बी प्राइमरी, राइट। प्राइमरी अल्फा कार्बोनिल में SN2 का रेट बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्सीलेंट रहेगा, ठीक है, ओके। तो मैं अब नेक्स्ट बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ आपको। इतनी बात सबको समझ आ गई है? कोई इशू तो नहीं है? इजी है, ठीक। तो अब यहाँ से कुछ ये देख लो यार, सबस्ट्रेट एलाइलिक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को पता चला यहीं से इशूज आने शुरू हो गए। एलाइलिक, बेंजाइलिक, ठीक है, प्रॉपर गाइलिक, प्रॉपर गाइलिक, यार ये सब आपको पता होना चाहिए बच्चे। प्रॉपर गाइलिक, विनाइलिक, ठीक है ना, ये विनाइलिक सबस्ट्रेट्स, इन सबस्ट्रेट्स का आपको पता होना चाहिए। एलाइलिक क्या चीज होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, व्हाटएवर, ठीक है, ओके फाइन। सो अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट और दे देता हूँ, जितने भी अल्फा, ऑल दो सबस्टेट्स विच हैव स्टेरिक हिंड्रेंस एट बीटा पोजीशन, चलो मैं लिख देता हूँ, ऑल दोज सबस्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है वैसे, यहीं से वॉगनर मेरिविन की शुरुआत होती है, जो वॉगनर मेरिविन बच्चे आप पढ़ते हो ना, वो यहीं से शुरू होता है। ऑल दोज सबस्टेट्स, यस प्लीज, विच हैव स्टेरिक हिंड्रेंस, विच हैव, बस यहीं से शुरुआत होती है वॉगनर मेरिविन की, विच हैव स्टेरिक hindrance, which have steric hindrance at beta position, yes my dear, with respect to living group, okay, LG living group undergoes, undergo, yes please, SN1 mechanism with rearrangement, बस with rearrangement, प्लीज फोकस, है ना, वहां रीअरेंजमेंट होगा, और इसी को मैं बोलता हूं वॉगनर मेरविन रीअरेंजमेंट, वॉगनर मेरविन रीअरेंजमेंट, दैट्स इट। एग्जांपल ले लो, जैसे इसमें सबसे फेमस एग्जांपल में से एक है नियो वाला सिस्टम है, ओके माय डियर। एग्जांपल इज नियो पेंटाइल, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, नियो पेंटाइल हैलाइड, ओके। नियो पेंटाइल आप हैलाइड ले लो बच्चे, या फिर आप नियो पेंटाइल अल्कोहल ले लो, यार आपकी मर्जी है। अब आप बोलोगे सर अल्कोहल तो गुड लिविंग ग्रुप है ही नहीं, तो ठीक है यार, उसको गुड में कन्वर्ट कर लो आप, और कंपटीशन बढ़ा लो थोड़ा सा, प्रॉब्लम क्या है ना, आप टोसाइलेशन कर लो, ठीक है बच्चे, आप एसिडिफिकेशन कर लो, आप लुकास के साथ रिएक्शन करा लो, हेलोजिनेशन करा लो, जो आपका मन करे आप करो, राइट, सिंपल बात है, गुड इनफ। तो मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट मेन मुद्दे पे, जो कि मेरे पास है, दैट इज बॉर्डरलाइन कंडीशन, ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मुझे SN1 बताओ, क्या होता है SN1, बताओ, डिफाइन करो SN1 को एक सिंगल लाइन में, चलो बताओ, क्योंकि भाई हमारा डेफिनेशन तो एक सिंगल लाइन का होता है ना, कहानी थोड़ी चलेगी। क्या होता है SN1, बताओ, बताओ यार, SN1 एक सिंगल लाइन में बताना है आपको, कि मुझे समझ आ जाए कि ये SN1 होता है, बोलो। नहीं? अच्छा, मैं SN1 का एक बार स्टेटमेंट दे देता हूँ, आप SN2 का खुद लिख लेना, चलो मैं लिख देता हूँ। SN1 को सबसे अच्छे से हम ऐसे समझ सकते हैं,
कि एक्सीलेंट, देखो क्या लिख दिया मैंने, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, मतलब जितना अच्छे से अच्छा लिविंग ग्रुप आप ले सकते हो वो लो आप। चॉइस अगर मेरे पास है तो बिल्कुल मैं प्रोसीड करूंगा वाया द बेस्ट वन। ओके, सो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, यस माय डियर, ये प्रॉपर लाइन आपको पता होनी चाहिए। एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप विद पोर न्यूक्लियोफाइल, यस और नो, because nucleophilicity doesn't matter in case of SN1 because it is 1, all right, with a poor nucleophile, is that fine? तो ज्यादातर जो इसमें न्यूक्लियोफाइल होते हैं यार जानते हो आप, वो न्यूट्रल वन ही होते हैं, है ना, चार्ज बहुत कम होते हैं। एंड अभी रुके नहीं है, एंड अकर्स, बताओ कैसे हो गए, एंड अकर्स, यस प्लीज, टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म, एंड अकर्स टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ, टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म, दैट्स इट। क्या कंप्लीट हो गई डेफिनेशन, समझ में आ गया कुछ? हाँ बिल्कुल, कुछ तो समझ आता है। कार्बोकेटायन बनेगा, वो स्टेबल होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल पोर होना चाहिए, लिविंग ग्रुप गुड होना चाहिए। वेरी नाइस, ये SN1 का एक छोटा सा स्टेटमेंट है, तो ठीक है, समझ में आती है इस बात, ये बात। नेक्स्ट SN2 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ प्लीज मुझे, कैसे बोलोगे SN2 को? SN2 में न्यूक्लियोफिलिसिटी मैटर करेगा ना, सो एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ये बात आने वाली है, राइट, कि SN2 अगर आपने लिया है तो एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जो कि मोस्ट प्रोबेबली चार्ज होगा, है ना। एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल विद, यस प्लीज, बेटर लिविंग ग्रुप, भाई लिविंग ग्रुप से इसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा बच्चे, लिविंग ग्रुप इसमें भी गुड होना चाहिए, है ना, लिविंग ग्रुप, एंड यस प्लीज, एंड अकर्स, जैसे यहाँ लिखा है मैंने वैसे यहाँ लिख दो, एंड अकर्स, यस प्लीज, टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ, एंड अकर्स टुवर्ड्स the stability of transition state formed, correct, transition state formed, और ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, पेंटा कोऑर्डिनेटेड। ओके, चलो नेक्स्ट, बॉर्डर लाइन कंडीशन। अब आते हैं कि SN1 SN2 में ऐसा कौन सा सबस्टेट है जिसमें दोनों रिएक्शन हो सकती हैं, SN1 भी हो सकती है SN2 भी हो सकती है, एंड दैट इज द बोन ऑफ कंटेंशन, राइट। आखिर यही मेरे सामने एक प्रॉब्लम है बस, कि बॉर्डर लाइन कंडीशन पे क्या करना है। तो कंपटीशन ये है, सबसे अच्छा कंपटीशन में से एक है बॉर्डर लाइन कंडीशन, आफ्टर दैट NGP, ये दो चीजें। सो द बॉर्डर लाइन कंडीशन, द बॉर्डर लाइन कंडीशन इन SN1 and SN2, SN1 and SN2, ऑलराइट। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो बनाना आता होगा ना सबको, जो केमिकल काइनेटिक्स में यार हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते रहते हैं, वही वाला। एनीवे, तो मैंने यहाँ पे ये एक छोटा सा बॉक्स टाइप बनाया और आगे बढ़ा, ठीक, चलो ये रहा, बन जा भाई। नो यार बहुत छोटा है, लो हो गया, ये रहा। आप यहाँ पे सबस्टिट्यूट डाल लो ऐसे, चलो सबसे पहले मैंने ऐसे कर दिया, ये रेट इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज होता गया और मैक्सिमम यहाँ मिला, ठीक है बच्चे, गुड इनफ। फिर यहाँ से इंक्रीज हुआ, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, चलो आप इसको डिग्रीज बोल सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। तुरंत समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मिथाइल हैलाइड ले लिया बच्चे, मिथाइल हैलाइड, ओके। आफ्टर दैट यस प्लीज, यहाँ मैंने ले लिया है Me, चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ उसको, Me2 कर देता हूँ, Me2, है ना, X, या फिर यार क्या चल रहा है ये, ऐसे कर लो आप इसको X, ये वाला सिस्टम, ठीक है, मतलब वो सेकेंडरी है, करेक्ट है, वो सेकेंडरी हैलाइड है। नो 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 भाई, प्राइमरी ले लो आप, प्राइमरी हैलाइड ले ले बच्चे इसको, ठीक है, वो तो मिथाइल था, ये प्राइमरी है, ये आ जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी बॉर्डर लाइन पे, ये उसको बोलते हो आप बॉर्डर लाइन। यहाँ आ जाएगा सेकेंडरी, और सेकेंडरी हैलाइड कुछ ऐसा दिखेगा, जानते हो आप, दिस वन इज द सेकेंडरी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस वन इज द टर्शरी, एम आई करेक्ट, दिस वन इज द टर्शरी हैलाइड, सिंपल, गुड इनफ।
सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द यस प्लीज स्टडी कि जब भी हम MEX के साथ प्रोसीड करते हैं, राइट, तो मिनिमम रेट कहाँ होता है, जल्दी से बता दो। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये वाली, ये ठीक है ना, ये किसका रेट है, जल्दी से बताओ। मैक्सिमम रेट मुझे किसका मिला, मैक्सिमम रेट मिला टर्शरी हेलाइड में, और मैक्सिमम रेट किसका है, जल्दी से बता दो, SN1 का। तो ये SN1 का है रेट, है ना, ये SN1 है, SN1 ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रहा था, टर्शरी में मैक्सिमम मिला रेट। ऑल राइट माय डियर, और ये जो चल रहा था, मैक्सिमम रेट कहाँ पर मिला, मिथाइल हैलाइड में, दैट दैट इज SN2। ओके, सो ये SN2 है, ठीक है, गुड इनफ। लेकिन जो सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, सेकेंडरी, ये मिथाइल था, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था यार, और ये टर्शरी था, एम आई करेक्ट, और ये मिथाइल था, ठीक है, बात सबको समझ आ गई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, so much more focus must be laid upon at the borderline condition, that is the secondary substrate. तो nothing can be told in this regard exactly कि SN1 हुआ या SN2 हुआ in case of secondary substrate without knowing the other conditions, है ना। other factors के बगैर मैं कैसे बताऊं, ठीक है ना, substrate से तो बता नहीं सकता मैं। तो जो secondary substrate है, कुल मिला के मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये secondary substrate है डियर, secondary, yes please, substrates। अब मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिखा देता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे फैक्टर। सेकेंडरी सबस्ट्रेट होगा तो यहाँ से SN1 भी हो सकता है, और यहाँ पे SN2 भी हो सकता है, ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट के बेस पर मैं क्लेम नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, इन दोनों को अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे SN1 हुआ SN2 हुआ, तो आपको अदर फैक्टर्स पर जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, अदर फैक्टर्स। तो यहाँ से मुझे अदर फैक्टर्स की जरूरत है। देखो बात ऐसी है बच्चे, कोई भी मैकेनिज्म अगर हम लेते हैं, कुछ भी, तो मैकेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने के 4 तरीके होते हैं, ठीक है, हालांकि और भी आप बना सकते हो, बट मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूँ कि ये 4 मेरे अकॉर्डिंग 4 मेथड्स, 4 फैक्टर्स मैटर करेंगे ज्यादातर। तो पहला जो इसमें फैक्टर होगा वो होगा सबस्ट्रेट। वी कैन रिकॉग्नाइज अ मैकेनिस्टिक पोर्शन, मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ द सबस्ट्रेट, है ना। जैसे टर्शरी हैलाइड है तो आप बोलोगे सर SN1, मिथाइल हैलाइड है SN2 बोला, अल्फा प्राइमरी अल्फा कीटो हैलाइड है तो आप बोलोगे ये तो एक्सीलेंट SN2 होगा सर। तो सबस्ट्रेट के बेस पे मैं काफी कुछ बताता रहता हूँ, ठीक है ना, गुड इनफ। अब सबस्ट्रेट के बेस पे मुझे कुछ नहीं बताना, मेरा मन किया कि नहीं यार कुछ और फैक्टर लेते हैं, तो नेक्स्ट फैक्टर बच्चे आएगा सब्सटीट्यूशन में, दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना। तो जिस बच्चे को न्यूक्लियोफिलिसिटी की नॉलेज है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है वीक है ये सब, न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, वो इजीली बता देगा कि वीक न्यूक्लियोफाइल है तो सर SN1 ही हो सकता है, कुछ नहीं होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 होगा, वीक बेस है तो SN1 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होगा, है ना। वीक बेस में E1 होता है ना, और स्ट्रॉन्ग बेस में E2 होता है। एनीवे नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड जो चीज है इसमें वो है बच्चे सॉल्वेंट। तो आप ध्यान दो यार कि किस बेस पर आप क्लेम कर रहे हो, आप कुछ तो बताओ। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि इन 4 फैक्टर के अलावा कुछ और फैक्टर हो जिसके बेस पर मुझे क्लेम करना पड़े कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म का कौन सा पार्ट है। एनीवे सो नेक्स्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में भी पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर, यार बहुत कुछ होता है, तो आपको इसका पूरा क्लासिफिकेशन आना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे टिपिकल पोर्शन आप मुझे बोलते हो कि सर ये टिपिकल है, दैट इज नोन एज स्टीरियो केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो इसमें बिल्कुल नहीं उलझना है। स्टीरियो केमिस्ट्री हाईली इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है मेरे पास, ठीक है ना, और मोस्ट रिलायबल पोर्शन में से एक है, हालांकि ये भी रिलायबल ही है पूरा। सो वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, लेकिन ओनली नहीं लगा सकते बच्चे, है ना, क्योंकि जैसे सेकेंडरी सबस्ट्रेट है तो आप चुप हो गए, आप कैसे बता सकते हो कि वहाँ क्या है। सेकेंडरी सबस्ट्रेट में मैं नहीं बता पाऊंगा कि SN1 है SN2 है, राइट। ओके, सो वी नीड सम अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर में बहुत कुछ आने वाला है, तो ठीक है शुरू कर देते हैं। सो लिस्ट मैं दे रहा हूँ, जल्दी से ले लो। अदर फैक्टर्स टू डिसाइड SN1 और SN2। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी मैकेनिस्टिक पोर्शन आप रिकॉग्नाइज करोगे, सो आपको 4 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आंसर करना है। या तो सबस्ट्रेट के बेस पे क्लेम कर लो, कोई डाउट हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे चल लो, बेसिसिटी पे चल लो, राइट। फिर थोड़ा बहुत डाउट है तो सॉल्वेंट पे चलो, फिर स्टीरियो पे चलो, बस फिनिश। इतनी छोटी सी बात थी। ओके, सो अदर फैक्टर्स में ले रहा हूँ, स्टार्ट। सो नाउ यस प्लीज, सी आ गया, अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स।
other factors affecting rate of SN1 and SN2, rate of SN1 and SN2। अब देखो इसमें से आपका क्या फेवरेट है, SN1 एंड SN2। तो मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी का जबरदस्त वे में, ठीक है। फिर जिस बच्चे को न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छे समझ में आती है वो बेसिसिटी में नहीं उलझेगा फिर, है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी में बेसिसिटी में आप अटक जाते हो यार, मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है, समझ ही नहीं आता क्या करना है। सो हियर इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना, that is the power of nucleophile, aromatic aromaticity, basic basicity, nucleophile nucleophilicity। तो जब भी सिटी लग जाएगा that is we are talking about power, okay, कितना दम है उसमें ये देखा जाएगा, ठीक है ना, good enough। so nucleophilicity, so higher the nucleophilicity more tendency of SN2, am I correct? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि nucleophilicity, attention बच्चे, nucleophilicity is directly proportional to SN2, yes or no, and inversely proportional to SN1। जितना वीक सा होगा तो मैं SN1 की तरफ जाऊंगा, है ना, SN2 की तरफ नहीं। तो इतनी बात तो समझ में आती है। तो मुझे फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी लेना है, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कराने की फिराक में हूँ। अभी देखते हैं कौन कौन से आप कर पाते, ठीक है ना, सारे ही कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जाऊँगा वहाँ पे टोसाइलेशन तक, मतलब आई मीन हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनाते हैं वो सब, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेंगे। चलो शुरू हो जाओ। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पे, जल्दी जल्दी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ओके। जो फैक्टर आपको आई मीन नहीं आता उसके और एग्जांपल हम ले लेंगे, जो आता है तो आगे बढ़ो। यस, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज मच मोर एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल वन। ये बात आपको अच्छे से पता है ना, जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चे, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू द चार्ज वन। फाइन, पहला पॉइंट। अब आप एग्जांपल यहाँ से लेते चलो यार, जैसे कि NH2, अच्छे से समझते हो आप, राइट, अमाइडो बोलते हो आप इसको, क्यों भाई, कोऑर्डिनेशन वाले कहाँ बैठे हुआ है यूपीएससी लेकर अपनी, तो ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड अगर ज़्यादा है, यस, हाइड्रोक्साइड वाटर से ज़्यादा है, तो इसको तो कोई भी बता देगा, बहुत ईजी है यार वो, करेक्ट बच्चे, गुड इनफ। एल्कोक्साइड ले लो आप, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू द, यस प्लीज माय डियर, अल्कोहल, तो इसमें कोई शक अब नहीं हो सकता, एम आई करेक्ट, ठीक है, गुड इनफ। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर यहाँ पर क्या है, एक तो चार्ज का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल वन। अब हम बात करते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। इसमें आ जाएगा साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम, आप ऐसे बोल लो आप इसको। तो मैंने छोटे छोटे भी फैक्टर ले लिए, कुछ नहीं छोड़ा इसमें, तो मतलब आप इसको एक बार पढ़ लो, मुझे नहीं लगता कभी जरूरत पड़ेगी फिर जी। तो साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द डोनर एटम आप अच्छे से जानते हो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, यस और नो बच्चे। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, लेस होल्डिंग कैपेबिलिटी, जिसकी लेस होल्डिंग कैपेबिलिटी होगी डोनेशन कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। सो एनीवे, सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ CH3 ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या चल रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था, ठीक है ना, गुड इनफ। यहाँ से आ गया हाइड्रोक्साइड, ओके, यहाँ से आपने ले लिया फ्लोराइड, चलो मैं एक ही एग्जांपल में निपटा देता हूँ इसको। फ्लोराइड, यस बच्चे, क्लोराइड, यस प्लीज, ब्रोमाइड, यस प्लीज, आयोडाइड, सबको याद आ गया होगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल जी। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज एंड डोनेशन कैपेबिलिटी डिक्रीजेज। तो इसलिए कार्बन न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है rather than नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज बेटर डोनर एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज बेटर डोनर एज कम्पेयर टू द फ्लोरीन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आता है टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आप जानती हो, साइज इंक्रीजेज, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी है वो लूजली बाउंड हो जाएगी, ठीक है ना। साइज इंक्रीज होने पे क्या हो जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूजली बाउंड हो जाएगी और डोनेशन इजी हो जाएगा। इसलिए जो आयोडीन है वो गुड लिविंग ग्रुप के साथ साथ गुड न्यूक्लियोफाइल भी, एम आई करेक्ट, बात समझ गए आप लोग, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है।
तो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेज एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज। एम आई करेक्ट? ठीक, बात समझ में आ गई है। अब आप बात करते हो कि यहाँ से सपोज कर लो आप सल्फर ले लो एक, है ना, एक सल्फर लिया और एक आपने दैट इज ऑक्सीजन लिया, ये ले लिया, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है सल्फर बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, हाँ या ना, बोलो यार। अब पीएच आपने एस लिया है, समझ ही रहे हो, अब तो सल्फर में और ऑक्सीजन में कंपटीशन हो गया, तो सल्फर बेटर डोनर है एज कंपेयर टू द यस प्लीज ऑक्सीजन ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एम आई करेक्ट? बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आ जाएगा कि अगर मैं सिलेनियम भी ले लूँ तो सिलेनियम और अच्छा है रादर देन यस प्लीज आर एस से, है ना, और आर एस उससे भी अच्छा है एज कम्पेयर टू द आर ओ से, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो नाइट्रोजन इज बेटर डोनर एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, ठीक है, एंड सल्फर इज बेटर डोनर एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, ये भी सही है, ठीक है, गुड इनफ। चलो नेक्स्ट। तो ये फैक्टर तो आपको आता ही होगा ऑलमोस्ट। थर्ड पे आते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज यस प्लीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, फॉर सेम डोनर एटम, इसमें छोटा सा ट्रिक लगेगा, देखते हैं क्या लगाते हैं। ओके, रेडी, सब तैयार? ठीक है बच्चे, आ जाओ। तो फॉर सेम डोनर एटम्स, ये मैंने एक स्टार लगाया और शुरू हो गया। अगर डोनर एटम सेम है तो क्या करोगे आप? फॉर सेम डोनर एटम्स, मैंने बोला ना आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना, इन डेप्थ। तो इसमें सारे फैक्टर में ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि द एनायंस, यहाँ भी आपको छोटा सा नॉलेज चाहिए एसिड बेस का, है ना बच्चे। सो द एनायंस यस प्लीज ऑफ द वीकेस्ट एसिड, एनायंस ऑफ द वीकेस्ट एसिड, सबसे वीक एसिड का जो एनायन होगा, वीकेस्ट एसिड्स आर यस प्लीज माय डियर आर द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, आर द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये आप छोटा सा एक पॉइंट देखो जरा, ठीक। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो मेरे पास इसका आई मीन पूरा डेटा बेटा सब है। जैसे न्यूक्लियोफाइल अगर आप लेते हो तो इसका पी के क्या आएगा, पी के बी क्या आएगा, लेकिन इतना डिटेल जाने की वैसे जरूरत होती नहीं, ठीक है, राइट। तो रिलेटिव रेट मैं आपको बता देता हूँ, रिलेटिव रेट, आप इसको एक बार देख लो, हालांकि रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए लिख रहा हूँ जी। तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे सेम डोनर एटम है तो हाइड्रोक्साइड आ गया, ठीक है बच्चे, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फिनॉक्साइड। तो ये भी हम वैसे अच्छे से बता सकते हैं कि हाँ फिनॉक्साइड कॉन्जुगेशन में अवेलेबल, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो अवेलेबल नहीं है चार्ज, है ना बच्चे। फिर ऐसे होगा ACO, एसीटेट आप ले सकते हो, ठीक है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर आफ्टर दैट वाटर आ जाएगा, राइट। आफ्टर दैट फिर आ जाएगा HClO4 लेते हो ना, तो मैंने यहाँ ClO4 ले लिया, लो ये आ गया, ठीक है। रिलेटिव रेट अगर मैं इसका बात करूं तो 1.2 इंटू 10⁻⁴ होता है, जरूरत नहीं है इसको आई मीन रोटी लगाने की, बस समझने के लिए ऐसे ही लिखा। 2.0 इंटू 10⁻⁴, यस प्लीज माय डियर 3, और इसका रेट था 9 इंटू 10⁻², तो ये सब मिला है, इसका रेट था 1 और इसका रेट था 0। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इस टाइप से हम थोड़ा सा समझ सकते हो, अगर इन डेप्थ नॉलेज लेनी है तो इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो गुड इनफ, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक। तो मैं इसका पी के क्या करोगे जान के, छोड़ दो, पी के भी है यार इसका, एनीवे आगे बढ़ो। नेक्स्ट है 4 डिफरेंट डोनर एटम, आप इसको भी समझ सकते हो, 4 डिफरेंट डोनर एटम्स, 4 डिफरेंट डोनर एटम्स। तो इसका जो स्टोरी है ना, इसको लिखने में यार थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगी। 4 डिफरेंट डोनर एटम, डिफरेंट डोनर एटम में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लो, सिंपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज, साइज ऑफ द डोनर एटम, ये तो इजी है, इसमें कोई इशू नहीं है। डिफरेंट डोनर एटम में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, है ना, आप जानते हो यार कि PHS अभी तो बताया था, ये ज्यादा आई मीन न्यूक्लियोफिलिक होगा एज कम्पेयर टू द PHO-, ठीक है, गुड इनफ, सबको पता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट, ओके। एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे देना चाहूंगा और उसका नाम है, स्टेटमेंट क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, अटेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन is often unimportant, yes my dear, in case of SN2, in case of SN2, SN2 में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को मैं बहुत ज्यादा कंसिडरेबल फैक्टर नहीं मानूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि यहाँ से आई मीन एक अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक ऑर्डर लेना चाहो तो यहाँ से एक ये भी ले सकते हो, PHS, ये आयोडीन से भी अच्छा होता है ना। हालांकि इसका रेट मिला है यार, और मैंने ये आई मीन रेफरेंस लिया है क्लेडन, लो मेरे से आप रेफरेंस पूछ सकते हो, ये क्लेडन से मैंने एक रेफरेंस लिया है, ठीक है। तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। आयोडीन, फिर आ जाएगा इथॉक्साइड, गुड इनफ, फिर आ जाएगा दैट इज PHO माइनस, ओके, फिर आ जाएगा दैट इज ब्रोमीन, आफ्टर दैट ET3N, ये आ जाएगा जस्ट लाइक दिस, आफ्टर दैट क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड आई मीन, आफ्टर दैट वाटर, इसका रेट दिया हुआ उसने सारा, आफ्टर दैट फ्लोराइड, ठीक है। और आपका एक छोटा सा मैं होमवर्क दे देता हूँ, HW होमवर्क, ये मुझे आप आई मीन बताओगे, कंसेप्ट ऑफ HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, HSAB पढ़ते हो ना यार इसको। तो इसमें से आप हार्ड न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये बताओगे, हार्ड न्यूक्लियोफाइल वर्सेस सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएजेंट में आप पढ़ते हो, सर ग्रिग्ना रिएजेंट हार्ड रिएजेंट है, ओके। गिलमन सॉफ्ट है, RLI हार्ड है, राइट। ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड सॉफ्ट है, तो ये चल क्या रहा है, हाँ क्या मतलब है इस हार्ड सॉफ्ट का, कुछ बताओगे। हार्ड सॉफ्ट, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो फैक्टर मैं ले रहा हूँ, ये मैंने थर्ड फैक्टर लिया, चलो इसमें थर्ड फैक्टर आपको होमवर्क दे दिया मैंने। फोर्थ फैक्टर पे आ जाता हूँ मैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये तो इजी है, लिख के आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीजोमेरिज्म, क्यों भाई, कॉन्जुगेशन, अगर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन पेयर तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल वीक हो जाएगा यार, सिंपल सी बात है। जानते हो ना आपके SN2 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते सर, क्यों नहीं लेते हो आप, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कुछ प्रोटोन है एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिससे उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाता है, एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज, रेट ऑफ SN2 ऑल्सो डिक्रीजेज, एम आई करेक्ट, बिल्कुल सही बात है ये, गुड इनफ, इसीलिए बच्चे आप नहीं ले पाते हो, है ना। अब इसका यार क्या एग्जाम्पल हो, ये तो आप जानते हो अच्छे से, सच एज द एनिलीन, ये तो सिंपल है बच्चे। मेन मुद्दे पे आ जाओ, मुझे बनाना है हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन, ओके, और सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन, वहां पे चलता है। तो अगर प्रॉब्लम आएगी तो आ रखी है भाई, 4 मार्क्स आ रखे हैं नेट में, वही आ रखी है प्रॉब्लम, देखो आप क्या प्रॉब्लम आ रखी है। इससे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी यार इसकी, बिकॉज लोन पेयर एट नाइट्रोजन इज अवेलेबल, इट इज क्वाइट सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल बात है, ठीक है ना। तो इसकी ज्यादा होगी, चलो आगे बढ़ो जल्दी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से न्यूक्लियोफिलिसिटी और लिख सकता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी +I और -I का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक और फैक्टर लिख सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, ज़्यादा डोनेशन मिलेगा तो अच्छा रहेगा, है ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I, ठीक है। इस बात से भी आप एग्री करते हो, करते हो ना, हाँ ये भी सही बात है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन पे आते हैं जिसका नाम है, यस प्लीज, एमीन, एमीन ले लो भाई। तो जैसे मैंने एक फैक्टर लिया यहाँ पे, 3 फ्लोरीन लगा दिए ऐसे करके, बहुत इजी हो, राइट, ये ले लिया। आफ्टर दैट मैंने अमोनिया लिया है, हियर इज द H एंड हियर इज द H एंड हियर इज द H, अमोनिया लिया है, फिर मैंने एक मिथाइल लगा दिया, मिथाइल एंड हियर इज द H एंड हियर इज द H, दैट इज नोन एज प्राइमरी एमीन, एम आई करेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट 2 मिथाइल और लगाए, तो डोनेशन की भी एक हद होती है ना, क्यों भाई, एक लिमिट होगी ना यार डोनेशन की, आप डोनेट करोगे बच्चे, एक लिमिट ही तो होगी, एक्सेप्टर की भी और डोनर की भी, हद से ज्यादा थोड़ी होगा, एक लिमिट होती है। एनीवे, तो वही हाल यहाँ पर भी है, जैसे ही आप और ज्यादा आई मीन और ज्यादा डोनेशन करोगे 2 टाइम से ज्यादा, तो आप जानते हो क्या होने वाला है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा,
जो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए आप बोलते हो कि भाई एक अगर आपको डोनेशन देना है तो बच्चे एक तो बॉर्डर लाइन कंडीशन रखनी पड़ेगी, कहाँ तक डोनेट कर सकते हो आप। इसीलिए सेकेंडरी तक जाते हैं, टर्शरी में हिंड्रेंस बढ़ जाता है, जानते हो ना। ठीक है, तो यहाँ 2 टाइम्स प्लस आई है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये रहा। ठीक, ओके। तो स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिसिटी, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिसिटी, करेक्ट। न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज कर देते हो, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं टर्शरी अमीन भी ले लूं, आप ले लो, जैसे इथाइल के केस में आप ले लो, है ना, इथाइल का केस लगा देते हैं। तो यहाँ जैसे आ गया अमोनिया, यार ये सब आप पढ़ते रहते हो, 11th-12th में पढ़ा होगा, आई होप सो। क्यों भाई, मुझे तो याद है कि उस वक्त कुछ अमीन का जो चैप्टर हुआ करता था उसमें चीजें थी। ठीक है, तो बस आप मैंने 100 बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता दी। अब मुझे नहीं लगता कुछ और बताने की इसमें जरूरत है ना। ज्यादा होगा तो इथाइल में आ जाओ आप। यहाँ से कितने इथाइल लगा सकते हो, यहाँ पे 2 लगा लो यार, 2 इथाइल लगा लो, एक ऐसे लगा लो। इसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द टर्शरी वन, क्योंकि यहाँ हद हो गई है हिंड्रेंस की। एम आई करेक्ट? ठीक है, तो सेकेंडरी का ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी है एज कम्पेयर टू द टर्शरी वन। ठीक, गुड इनफ। तो सेकेंडरी एमीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, फिर टर्शरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन, फिर अमोनिया। तो ये आ गया कि भाई टर्शरी एमीन आया, इससे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी है सेकेंडरी एमीन का, है ना। और टर्शरी एमीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी एमीन के, सिंपल। और इससे ज्यादा है, इसका ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अमोनिया, सिंपल बात होगी। ठीक है, केस ऑफ साइक्लिक एमीन पे आता है, वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस ऑफ साइक्लिक एमीन्स, द फैक्टर ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ साइक्लिक एमीन्स। अब ये क्या बोल दिया मैंने, देखते हैं क्या बोला अभी। ठीक, तो केस ऑफ साइक्लिक एमीन्स, केस ऑफ साइक्लिक एमाइंस, factor of steric hindrance is not valid here. Factor of steric hindrance, factor of steric hindrance is not valid, is not valid in case of cyclic amines, right? साइक्लिक अमीन के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप देख लो, ये टर्शरी अमीन है बच्चे, है ना। ये रहा टर्शरी अमीन, ऐसे ऐसे करके मैंने बना दिया। ओके, चलो और अच्छे से बना देता हूँ, ये रहा। तो जो लोन पेयर है यहाँ पे, टर्शियरी अमीन का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ज़्यादा है एज कंपेयर टू द, यस प्लीज, ये मैंने ले लिया है सेकेंडरी अमीन, करेक्ट है। ओके, और इसी का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द पाइरोलिडीन, पाइपेरिडीन, ये सब क्या क्या लेते रहते हो यार आप। इसका ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द, यस, दिस वन। ठीक है, ये 3 रिंग होते हैं ना, याद करना है। इसमें एक मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अभी, स्टोर की नामाइन लिख देता हूँ, तो इसको हल्के में मत ले लेना। स्टोर्क इनामाइन जो रिएक्शन है, स्टोर्क इनामाइन, उसमें आप ये साइक्लिक एमीन यूज करते हो या नहीं करते हो। स्टोर्क इनामाइन रिएक्शन हाईली इंपॉर्टेंट, प्लीज। तो आप इसमें चीजें यूज करते हो ना यार, 4 मेंबर 6 मेंबर इस तरह से। तो एक 5 मेंबर लेते हो आप, ये वाला ये ले लेते हो। इनके नेम क्या होते हैं, कुछ बता दोगे प्लीज। इतने ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, एक होता है पिरिडीन, एक होता है पायरोलिडीन, एक होता है पाइपेरिडीन, चल क्या रहा है यार, ये क्या होता है। ये होता है बेटा पायरोलिडीन, एम आई करेक्ट, पायरोलिडीन। और ये क्या होता है, दैट इज पाइपेरिडीन, पाइपेरिडीन। और एक जो होता है एरोमेटिक, वो होता है पिरिडीन। एनीवे, तो ऑल साइक्लिक एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स, एम आई करेक्ट। ऑल साइक्लिक एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ऑल साइक्लिक एमाइंस आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, सारे साइक्लिक एमीन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होंगे, एंड दैट्स इट। ओके, गुड इनफ। तो ठीक है, फिर आगे चलो। नेक्स्ट फैक्टर है मेरे पास रिपल्शन वाला, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिपल्शन। और दूसरा है, चलो पहले रिपल्शन पढ़ लो।
नेक्स्ट फैक्टर है बच्चे रिपल्शन, क्वाइट इंपॉर्टेंट, रिपल्शन। ठीक, अब रिपल्शन क्या होगा? रिपल्शन ऑफ another electron pair adjacent to the donor atom. Okay, adjacent repulsion, adjacent atom लिख दो यार, बहुत हुआ, adjacent atom, adjacent atoms, okay, adjacent atoms। ठीक, तो आप चेक कर लो जल्दी से, ये आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं और जाते हैं सेमी कार्बेजाइड तक। ठीक है, मेन मुद्दे तक जी। 4 मार्क्स आ रखे हैं नेट में यहाँ से रिपल्शन से। ये रहा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अमोनिया। जल्दी से बता दो क्यों? क्योंकि जो एडजेसेंट लोन पेयर आपको नजर आ रहे हैं रिपेल करेंगे, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगा, जितना ज्यादा अनस्टेबिलिटी हुआ तो जाहिर सी बात है डोनेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा। एम आई करेक्ट? आफत रहेगी उसको डोनेट करने की। सो दिस वन इज द हाइड्रोजन, एम आई करेक्ट? दिस वन इज द हाइड्रोजन। ऐसे इन सिमिलर केसेस, similarly yes please, nucleophilicity of hydrogen peroxide is much more as compared to the water। final है, due to the repulsion in between these two adjacent lone pairs। alright, तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा, रिपल्शन सिंपल है यार, वो कुछ भी नहीं है, रिपल्शन होगा। करेक्ट। अब आप मुझे बता दो इसमें से किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा? एक ये आया, एक ये आया, है ना, और यहां से आ गया यस प्लीज हाइड्रोक्साइड, तो इसी का ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ आते हैं कि इन दोनों में क्या करोगे आप? NH निगेटिव, हियर इज द NH2, राइट, लोन पेयर है, इसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल वन। अब तो कुछ भी नहीं रखा इन बातों में। चलो बनाओ फिर सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन। ठीक, जो प्रॉब्लम आ रखी है करो, बनाओगे कुछ? शाबाश, बनाओ भाई। फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बेजोन फ्रॉम सेमी कार्बेजाइड, तो नेक्स्ट है मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बेजोन। बना दो बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ सेमी, यस प्लीज, कार्बेजोन, राइट, फ्रॉम सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। ऑलराइट, ठीक है, ये JRF की प्रॉब्लम है, JRF में आ रखी है, लो भाई, राइट। हालांकि जेम वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम आती रहती है। बहरहाल आप सबसे पहले मुझे बता दो ये सेमी कार्बेजाइड है क्या? क्यों भाई, सेमी कार्बेजोन तो बाद में बनेगा यार, मेन मुद्दा यहाँ पे आ जाओ, दैट इज यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला सबको पता होगा, दैट इज द फर्स्ट कंपाउंड। क्यों भाई? अरे बताओ यार, वोलर ने बनाया था लैब में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट वाज द सेरेंडिपिटी, हैप्पी एक्सीडेंट, बना कुछ रहा था बन कुछ गया। बहरहाल तो दिस वन इज द यूरिया। आप इसमें क्या करोगे? एक H को हटा लो बच्चे और एक NH2 चिपका दो, इतनी छोटी सी बात थी। इससे क्या होगा, थोड़ा सा यार आपको रिकॉल करने में इजी हो जाएगा, है ना। नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी एक्सेप्ट कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सो CO, यस माय डियर, हियर इज द NH एंड हियर इज NH2, करेक्ट, ये बन गया। तो ये यूरिया था और ये बना सेमी कार्बेजाइड, इसका नाम होता है सेमी कार्बेजाइड। ऑलराइट, अब सेमी कार्बेजाइड की प्रॉब्लम है क्या? इसकी ये प्रॉब्लम है कि इसके पास दो साइड है। पहली साइड है, यस माय डियर, एमाइड, चलो मैं साइड बोल देता हूँ, एमाइड साइड, और दूसरा जो साइड है बच्चे वो ये है, दैट इज हाइड्राजीन साइड, है ना। तो जब 4 ऑप्शन देता है ना बना के, पूरा पेज भर जाता है, हाइड्राजीन साइड। अब मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है कि नाइट्रोजन तो 3 है यहाँ पे, 1, चलो भाई ऑक्सीजन भी ले लो आप, और बताओ यार क्या कंपटीशन कराओ कराओ। ये नाइट्रोजन 3 है यहाँ पे, राइट, let it be 1, that is 2, that is 3, okay, so beyond any doubt, beyond any question, nitrogen is better donor as compared to the oxygen। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ से 1 2 3 में से कौन अटैक करेगा? मतलब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बना, तो हाइड्राजीन साइड से अटैक होगा या एमाइड साइड से अटैक होगा? दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो डिसाइड करो, जल्दी जल्दी करो बच्चे, गेटिंग लेट। बोलो किस साइड से अटैक करेगा यार, चलो फाइनलाइज कर लो ना जल्दी। हाइड्राजीन साइड से करेगा कि एमाइड साइड से करेगा?
अरे भाई किस साइड से अटैक करेगा यार, एमाइड साइड से कैसे अटैक कर लेगा, वो तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है बच्चे, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। तो 3 नंबर तो अवेलेबल भी नहीं है, यही सूरत हाल सेकंड का भी है कि सेकंड भी अवेलेबल अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो एक ही लोन पेयर अवेलेबल था, दैट इज नोन एज 1। ओके, तो अटैक कहां से होगा, अटैक हमेशा होगा हाइड्राजीन साइड से, ठीक। सो किस साइड से अटैक होता है हमेशा ही, अटैक फ्रॉम, यस प्लीज, हाइड्राजीन साइड, हाइड्राजीन साइड। और हाइड्राजीन साइड में भी नंबर 1 से ही अटैक होगा बिकॉज दिस लोन पेयर इज अवेलेबल। सो 2 and 3 नंबर लोन पेयर्स आर नॉट अवेलेबल। सही है, गुड इनफ। चलो लेट्स फिनिश द जॉब। ये था कीटोन, चलो बना दो, ये क्वेश्चन आया था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था यार। आर प्राइम में ये कीटोन है तो बना दो यहाँ से, हाइड्रा सेमी कार्बेजाइड से बना डालो सेमी कार्बेजोन। सो हियर इज द H2N, किस साइड से अटैक करेगा, हाइड्राजीन साइड से अटैक करेगा। तो बाकी आप करते रहो, माइनर वाइनर अपने आप बना लेना, ठीक है। ये ऐसा कुछ बन गया इस तरह से। तो आपकी बॉक्स मैकेनिज्म में भी यूज कर लेता हूँ, हालांकि ये कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है जी। माइनस वाटर एंड अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ आर आर, यस प्लीज माय डियर, डबल बॉन्ड, हियर इज यस प्लीज N एंड हियर इज N H एंड हियर इज C डबल बॉन्ड O। तो देख लो आप कैसा डेंजर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जबकि है कुछ नहीं है, इतनी सिंपल सी बात थी। दिस वन इज नोन एज माय डियर सेमी कार्बेजोन। तो अल्डिहाइड कीटोन में आप ये पढ़ते हो सेमी कार्बेजोन, ठीक है। सेमी कार्बेजाइड से बना सेमी कार्बेजोन, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। अब आप या आई मीन एमाइड साइड से अटैक करा लो तो उल्टा हो जाएगा यार, वो आप जानते हो, माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। गेटिंग ओके, यू गॉट द पॉइंट, कोई इशू तो नहीं है तक। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की प्रॉब्लम इस टाइप की आती है, ठीक है ना। So you must be kept in mind some factors whenever we talk about the nucleophilicity, ठीक है। ओके, सो इसी में आप रिटर रिएक्शन भी पढ़ सकते हो, बहुत कुछ एग्जांपल्स हैं, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, ठीक है ना। एनीवे, तो रिटर रिएक्शन एक आई मीन बैड न्यूक्लियोफाइल का सबसे बेस्ट एग्जांपल में से एक रिटर रिएक्शन, ठीक है ना। तो अगर आप पोर न्यूक्लियोफाइल का एक एग्जांपल लेना चाहते हो तो वो रिटर रिएक्शन है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हो रिटर रिएक्शन, बेस्ट एग्जाम्पल विद बैड लिविंग ग्रुप, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ SN1 है ना, विद बैड न्यूक्लियोफाइल। लो रिटर रिएक्शन है, और रिटर रिएक्शन को आप कंपैरिजन करवा सकते हो यस प्लीज बेकमान से। तो कुछ नेम रिएक्शन हमें लेनी पड़ेंगी बच्चे, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आपको कंफ्यूजन होता है ना एप्लीकेशन में, बस आप नेम रिएक्शन पढ़ना शुरू कर दो, सब क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। क्योंकि नेम रिएक्शन से अच्छा एप्लीकेशन ऑर्गेनिक में मैं नहीं मानता कुछ है, ठीक। ओके, ऑल राइट देन, सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।